नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल। आज आपको भारत की बात बताता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। आइए आपको बताऊं आज आपके लिए क्या है खास। सबसे पहले आज हम बात करेंगे आज की पहली बड़ी खबर की और आपको बताएंगे शपथ पर शपथ और मोदी का विजय पथ। आज असम में भी शपथ हो गई। इससे पहले पश्चिम बंगाल में शपथ हुई थी, बिहार में शपथ हुई थी। शपथ पर शपथ जो बीजेपी के नेता ले रहे हैं उससे पूरी दुनिया में बात हो रही है। दुनिया में बात हो रही है क्या बीजेपी और पीएम मोदी, चारों तरफ भारत में बीजेपी ही पांव पसार रही है। एक छत्र राज पीएम मोदी का शुरू हो गया है और बीजेपी का दुनिया क्या बात कर रही है यह भी आपको बताऊंगा और इसके पीछे बड़ी वजह क्या है। अगली बड़ी खबर बात करेंगे हम, सीएम बने शुभेंदु, बांग्लादेश में हाहाकार। आपको बांग्लादेश लिए चलूंगा। शुभेंदु को शपथ लिए अभी 4 रोज भी नहीं बीते, बांग्लादेश में शुभेंदु के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। सड़कों पर निकल आए कट्टरपंथी और शुभेंदु को मारने तक की धमकी दे रहे हैं। शुभेंदु के खिलाफ क्यों सड़क पर है, घुसपैठियों को क्यों और किस बात का शुभेंदु का डर है आपको बताऊंगा। अगली बड़ी खबर बात करेंगे सोना और तेल संकट करेंगे फेल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 2 बार यह कह दिया है कि सोना मत खरीदिए, तेल कम खर्च करिए, वर्क फ्रॉम होम करिए। और कौन इस बीच ये अफवाह उड़ाने लगा है कि देश में लॉकडाउन की अफवाह उड़ रही है, लॉकडाउन लग सकता है। इसके पीछे किसकी साजिश है आपको बताऊंगा और देश में हालात क्या है, क्या ऐसी कोई स्थिति है, खुद मंत्री बता रहे हैं सच क्या है। अगली बड़ी खबर बात करेंगे पेपर लीक का आखिर मास्टरमाइंड कौन है। 22 लाख से ज्यादा छात्रों ने नीट की परीक्षा दी थी डॉक्टर बनने के लिए, लेकिन उससे पहले ही पेपर लीक हो गया। आखिर पेपर कैसे लीक हुआ, इसके पीछे कौन लोग शामिल हैं आपको बताऊंगा, पूरी इनसाइड स्टोरी। और आखिर में बात करेंगे विजय की। चारों तरफ हाहाकार है, बवाल हो गया है कि विजय ने अपने ज्योतिषी को अपना ओएसडी बना दिया है। अब सोचिए जरा, विजय जोसेफ ने अपने ज्योतिषी को ओएसडी बनाया तो उनके साथ के जो सहयोगी हैं गठबंधन में वो भी सवाल उठाने लगे। कौन है वो ज्योतिषी जिसकी लॉटरी लग गई है और ओएसडी बन गया है, बताएंगे पूरी खबर। आइए शुरू करें, उससे पहले आपको दिखाते हैं हेडलाइंस। पेपर लीक के आरोपों के बाद एनटीए ने रद्द की नीट की परीक्षा। इसी महीने 3 मई को 23 लाख छात्रों ने दिया था एग्जाम। सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी। 1 हफ्ते में परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान होगा। नीट पेपर लीक में बड़ा खुलासा, व्हाट्सएप से लीक हुआ था पेपर। सूत्रों के मुताबिक नासिक के प्रिंटिंग प्रेस से गुरुग्राम के डॉक्टर तक पहुंचा। राहुल बोले बीजेपी ने लाखों छात्रों का सपना कुचला। पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बोस पर कसा शिकंजा। नगर निकाय भर्ती घोटाला मामले में ईडी की कार्रवाई, 10 घंटे की पूछताछ के बाद हुई गिरफ्तारी। हिमंता बिस्वा शर्मा ने 4 सहयोगियों के साथ ली असम के सीएम पद की शपथ। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी समेत एनडीए के तमाम दिग्गज शामिल हुए। दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री बने। शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या मामले की अब जांच करेगी सीबीआई। 7 अधिकारियों की एसआईटी टीम का गठन किया गया है। अब तक इस मामले में बिहार और उत्तर प्रदेश से 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। बंगाल में एसआईआर कराने वाले अधिकारी मनोज अग्रवाल बने शुभेंदु सरकार में चीफ सेक्रेटरी। कांग्रेस बोली ईसी और बीजेपी के बीच खुली मिलीभगत, टीएमसी ने इसे बेशर्मी बताया। बंगाल के बाद अब मिशन यूपी के लिए बीजेपी की तैयारी। जिला से लेकर बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की बड़ी बैठक, केंद्र की योजनाओं को मतदाताओं तक ले जाने की निर्देश। चुनावी ब्लूप्रिंट पर हुआ मंथन। सोने और तेल को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद सियासत तेज हो गई है। शरद पवार बोले मिडिल ईस्ट संकट पर सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। कुछ जगहों पर सर्राफा कारोबारियों ने प्रदर्शन किया। तमिलनाडु में सीएम विजय ने अपने ज्योतिषी को बना दिया ओएसडी। इन्हीं ज्योतिषाचार्य ने चुनाव में उनकी जीत की भविष्यवाणी की थी। इससे पहले जयललिता से भी जुड़े रहे हैं ज्योतिषी राधन पंडित। ईरान से विवाद के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति कल जाएंगे चीन। दौरे से पहले ट्रंप ने कहा चीन से बड़ी डील होगी। ट्रंप जिनपिंग की मीटिंग पर टिकी दुनिया की निगाहें। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा धमाका, विस्फोटक से लदे ऑटो रिक्शा से सुसाइड अटैक, 9 लोगों की मौत, 30 से ज्यादा लोग घायल।
और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर है, पूरे देश की नजर इस खबर की तरफ थी। मोदी का विजय रथ, लेकिन घुसपैठियों में भगदड़ है जो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। पहले तस्वीर देखिए, बड़ा दिन था आज। असम में जमावड़ा लगा था मुख्यमंत्रियों का। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे। देखिए ये तस्वीर आप देख रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी को देखते ही तालियां बजने लगी, आवाज सुनाई देने लगी। देवेंद्र फडणवीस पहुंचे, ये सब असम पहुंचे हैं। मोहन यादव पहुंचे। एयरपोर्ट की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हरियाणा के सीएम नायब सैनी पहुंचे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल पहुंचे। देवेंद्र जी एक इन बड़े बड़े चेहरों के अलावा देखिए जरा, केंद्रीय मंत्री रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शपथ में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। प्रिया कुमारी को आप देख रहे हैं। लल्लन सिंह पहुंचे इस शपथ के लिए। केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम भी पहुंचे हैं। और अब तस्वीर दिखाता हूं असम में कामाख्या मंदिर जो सबसे प्रसिद्ध है। राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ कामाख्या मंदिर पहुंचे। देवेंद्र फडणवीस ने मां कामाख्या के दर्शन किए। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन पहुंचे। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने मां कामाख्या के दर्शन किए। गोवा के सीएम समाप्त करने वाली मां कामाख्या है। सारी जो सकारात्मक शक्तियां है उसको समाहित करने वाली मां कामाख्या है, इसलिए उनका आशीर्वाद मैंने लिया है। मां कामाख्या का आशीर्वाद है कि भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली नरेंद्र मोदी और हेमंत बिश्व शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार को असम की जनता ने फिर से विश्वास और भरोसा किया है। जीत से वो उन्होंने सरकार बनाई है और सभी को भरोसा है कि जिस तरह से उन्होंने इतने वर्षों से काम किया है आगे भी करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार प्रचंड बहुमत की सरकार आज बनी है। अब उस तस्वीर जिसका सबको इंतजार था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे हैं हेमंता बिस्वा शर्मा, पीएम मोदी मंच पर मौजूद थे उस वक्त। अब वो तस्वीर जिसका बेसब्री से इंतजार था कि हेमंता सीएम की शपथ लेंगे और एक बार फिर से हेमंता मुख्यमंत्री बनेंगे। ये वो तस्वीर, हेमंता बिस्वा शर्मा के आलोचक भी उन्हें ध्यान से देखते और सुनते हैं। शपथ लওঁ মই শ্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ঈশ্বৰৰ নামত শপত লওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপিত ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু আনুগত্য পোষণ কৰিম। মই ভাৰতৰ সাৰ্বভৌমত্ব আৰু অখণ্ড। अब देखिए जरा, जो तस्वीर सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है ये, हेमंता और शुभेंदु एक साथ, दो बीजेपी के मुख्यमंत्री एक साथ। और ये तस्वीर खुद हेमंता बिस्वा शर्मा ने ट्वीट की है। उन्होंने कहा अब ये देखकर बहुत से लोगों को दिक्कत होगी, बहुत से लोगों को परेशानी होगी। दो बीजेपी के फायर ब्रांड नेता दोनों मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके हैं, असम और बंगाल के सीएम बन चुके हैं। यह तस्वीर बहुत से लोगों को परेशान करने वाली है और यह तस्वीर वाकई बहुत से लोगों को परेशान करने लगी। सबसे पहले देखिए जरा बांग्लादेश, बंगाल में शुभेंदु ने शपथ ली, बांग्लादेश में शुभेंदु का विरोध हो रहा है। सैकड़ों हजारों की संख्या में कट्टरपंथी निकल आए, शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं।
सोचिए, बांग्लादेश में सड़कों पर कट्टरपंथी ट्रक भरकर, टेम्पो भरकर, ऑटो भरकर शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। अब सवाल यह है, भला शुभेंदु अधिकारी से बांग्लादेशी मौलाना और कट्टरपंथियों का क्या लेना देना, लेकिन फिर भी शुभेंदु को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, शुभेंदु के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं। दल बीजेपीर पश्चिमबंगे उग्र हिंदुत्ववादी बीजेपी क्षमताয় এসেছে। এই উগ্র হিন্দুত্ববাদী দল বিজেপির নেতা কুভেন্দু, এই কুভেন্দু অধিকারী সে প্রকাশ্যে বাংলাদেশ বিরোধী বক্তব্য দিয়েছে। বলি কুভেন্দু তুমি মুসলমান হয়ে যাও, আমরা বলি বাংলাদেশে তোমরা কোনো অনুপ্রবেশে ঢুকাতে পারবে না, তবে হ্যাঁ বাংলাদেশের লোক ভারত দখল করে নেবে। তোমরা অনুপ্রবেশ করবে না, আমরা প্রবেশ করব, আমরা ভারত দখল করব ইনশাআল্লাহ। মুসলমান শান্ত জাতি একবার ফুঁসে উঠলে এই কুভেন্দু, এই মোদি, এদের সরকার এটাকে উৎখাত করবেই। সমস্ত পশ্চিমবঙ্গে উগ্র হিন্দুত্ববাদী বিজেপি ক্ষমতায় এসেছে। এই উগ্র হিন্দুত্ববাদী দল বিজেপির নেতা কুভেন্দু, এই কুভেন্দু অধিকারী সে প্রকাশ্যে বাংলাদেশ বিরোধী বক্তব্য দিয়েছে। শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে শ্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ঈশ্বৰৰ নামত শপত লওঁ যে শপথ করিতেছি যে बीजेपी के मंत्री मुख्यमंत्री शपथ पर शपथ ले रहे हैं और पूरी दुनिया में मोदी की विजयरथ की चर्चा है। विदेशी अखबार कह रहे हैं पूरे भारत पर मोदी का एक छत्र राज है, लेकिन असम से बंगाल तक बीजेपी के सिर पर ताज आया तो घुसपैठियों में हड़कंप मच गया। শুভেন্দু অধিকারী নির্বাচনে বিজয় হওয়ার পর মুসলমানদেরকে জয় শ্রীরাম বলতে বাধ্য করছে। एक्शन के डर से बांग्लादेशी जहरीले बयान दे रहे हैं और शुभेंदु के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। তোমাদের মোদি, তুমি যদি ঠিক না হয়ে যাও তাহলে পিছনে মুসলমান তোমাকে ছাড়বে না। তুমি হয়তো আজকে ঠিক আছো, ঠিক মনে রাখো কালকে তোমার আসলে ঠিক থাকবে না। बात सिर्फ विरोध या सवाल तक होती तो ठीक था, लेकिन एक सीमा पर कुछ मौलाना अपमान वाले तीर छोड़ रहे हैं और मारने तक की धमकी देने लगे हैं। अब सोचिए जरा, शुभेंदु ने किसी का क्या बिगाड़ा है? आखिर बांग्लादेश को परेशानी क्यों हो रही है? एक और राज्य में बीजेपी की सरकार बनी है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, मंच पर बीजेपी के नेता भी हैं और बीजेपी के फायर ब्रांड मुख्यमंत्री भी हैं। उसमें वो सारे मुख्यमंत्री हैं जिनके बहुत से आलोचक भी हैं, जिनकी निंदा करने वाले भी हैं, जिनके विरोधी भी हैं, लेकिन जिनके समर्थक भी हैं, उनसे प्यार करने वाले भी हैं, उन्हें पसंद करने वाले भी हैं। भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के, भारत। अब आइए आपको बताऊं कि बीजेपी के, खास तौर से मैं कहूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो बड़े नेता जो राज्यों में मुख्यमंत्री बन गए और उसके बाद अपनी पकड़ मजबूत कर ली। कौन कौन से नेता है देखिए। सबसे पहले देखिए, इधर से शुरू करूंगा, नए सीएम शुभेंदु अधिकारी। असम में हेमंता बिस्वा शर्मा लगातार दूसरी बार सीएम बने। आक्रामक हिंदुत्ववादी चेहरे की पहचान है उनकी और असम की आबादी करीब 4 करोड़ है। अगला नाम देखिए, शुभेंदु अधिकारी का है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं शुभेंदु अधिकारी और बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है। 10 करोड़ आबादी वाला चौथा देश का बड़ा राज्य है। अगला राज्य है जहां बीजेपी की मजबूत पकड़ है, जहां योगी आदित्यनाथ सीएम है। 9 साल से यूपी के सीएम है योगी और सख्त प्रशासक और फायर ब्रांड नेता है। देश का सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के लिहाज से यूपी। 25 करोड़ से ज्यादा आबादी है, 190 देशों से ज्यादा आबादी है यूपी। अगला राज्य है महाराष्ट्र। देवेंद्र फडणवीस दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। यहां हिंदूवादी और मजबूत प्रशासनिक पकड़ है। महाराष्ट्र की आबादी है करीब 13 करोड़। यह बताने का मकसद यह है कि बीजेपी कैसे अपनी पकड़ मजबूत करती जा रही है और राज्य दर राज्य अपने पांव पसारती जा रही है। इस पर पूरे देश नहीं, पूरी दुनिया में बात हो रही है। सुनिए जरा हेमंता क्या कह रहे हैं। असम पर्सनल पॉलिटिक्स, पर्सनल एजेंडा और झूठ पे आजकल असमवासी विश्वास नहीं करते। परिवर्तन इज द वर्ड, डेवलपमेंटल प्रोग्रेस इज द वर्ड एंड वो चप्पर फाड़ के दे हैव रिजेक्टेड ऑल द फॉल्स एलिगेशन।
लोग आज भी असम के निर्वाचन के नतीजे को स्वीकार करने में उनको मुश्किल होती है, लेकिन उसके पश्चात भी कई लोग हमसे और अपेक्षा भी करते हैं और आशा भी करते हैं कि हम अपना कर्तव्य और अच्छी तरीके से निभा सकेंगे। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ने विकास और विश्वास के साथ ही काम किया है और यही कारण है कि जनता का भरोसा लगातार हमको मिल रहा है। हिंदू मुसलमान की बात नहीं करेंगे, मियाँ मुसलमान की बात नहीं करेंगे, सभी लोगों को साथ लेकर के चलेंगे, सभी लोगों का हित का ख्याल रखेंगे। ये तीसरी बार जो आसाम की जनता ने हमें जो भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया, जो विकास के काम हुए और आगे होने वाले हैं, उसकी अपेक्षा निश्चित रूप से हम पूरी करेंगे और हेमंत जी के नेतृत्व में आसाम में रोड नेटवर्क भी बहुत अच्छा बनाएंगे। आपको बताऊंगा हेमंता क्या कर रहे हैं और शुभेंदु ने क्या किया है, लेकिन उससे पहले देखिए दुनिया क्या बात कर रही है। क्या पीएम मोदी का एक छत्र राज हो रहा है? क्या दुनिया यह बात कर रही है? विधानसभा की जीत, विदेश में मोदी की चर्चा हो रही है। देखिए न्यूयॉर्क टाइम्स क्या लिख रहा है। मोदी के हिंदू राष्ट्रवादियों ने विपक्ष के एक गढ़ पर कब्जा कर जमा लिया है। यह जीत मोदी की विस्तारवादी हिंदू राजनीति को बढ़ावा देती है और उनके सामने देश का विपक्ष कहीं नहीं टिक पा रहा है। यह न्यूयॉर्क टाइम्स लिख रहा है। यह वो अखबार है जो कभी अच्छा नहीं लिखा करते थे, आज मोदी के बारे में लिखने को मजबूर है। द वॉशिंगटन पोस्ट बीजेपी की एक और बड़ी जीत यह बताती है कि हिंदू राष्ट्रवादी आंदोलन का कितना असर हुआ है। नरेंद्र मोदी ने अपने आलोचकों को फिर से मात दे दी है और भारत ऐसा देश बन गया है जहां विपक्ष के पास ताकत नहीं है। यह अंग्रेजी अखबार लिख रहे हैं। अब द गार्डियन देखिए, गार्डियन लिख रहा है नरेंद्र मोदी की बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में पहली बार चुनाव जीता। बंगाल के नतीजों का भारत की राजनीति पर बहुत गहरा असर होगा और पहले से कमजोर हो चुके विपक्ष के मनोबल को यह और तोड़ देगा। बीबीसी क्या लिख रहा है? मोदी के राजनीतिक विस्तार के लिए बंगाल सबसे कठिन गढ़ रहा है, जिसे आखिरकार बीजेपी ने भेद दिया और पूर्वी भारत में भी पकड़ बना ली है। जर्मनी से भी ज्यादा मतदाताओं वाला बंगाल बीजेपी के लिए अहम था और नतीजे बीजेपी के वैचारिक और संगठन का प्रभुत्व दिखाते हैं। यह बात सच है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के इकलौते नेता हो गए जिनको कम से कम पूरी दुनिया में जनसंख्या के हिसाब से देखेंगे तो सबसे ज्यादा वोट मिले। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी पर और हमारे जनप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी पर जो विश्वास दिखाया है, उसके लिए मैं आसाम की जनता को प्रणाम करता हूं। शासन का सफल सफर है वो कोई बाई चांस नहीं है, बल्कि बाई पीपुल्स चॉइस है। लोगों की वजह, लोगों का जनादेश की वजह से जो है वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का 22 राज्यों में सरकार है। लगभग 78% जो आबादी है वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का सुशासन का ध्वज फहरा रहा है। ये जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी और जो है वो एनडीए की जो पूरी टीम है उसके परिश्रम का परिणाम है और तपस्या की ताकत। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिनों दिन एनडीए की भारतीय जनता पार्टी की उन्नति हो रही है। लोगों का विश्वास जीतने में वो सफल रहे हैं। बंगाल में अभी हम लोग वहाँ से आए हैं और असम में भी इस तरह रिजल्ट है, पुडुचेरी में भी इतना रिजल्ट है। तो सभी जगह में माननीय प्रधानमंत्री जी का ब्लेसिंग से जिस तरह हम लोग जीत रहे हैं और ये देश के लिए बहुत जरूरी है। मोदी जी ने हमेशा महिलाओं को धुरी मान करके अपनी हर एक योजना बनाई, उनके लिए इतना काम किया, उनके सुखद और सम्मानपूर्ण जीवन के लिए। तो महिलाएं जरूर अपने साथ किए हुए अच्छे व्यवहार का पुण्य प्रताप देती हैं। अब देखिए जरा, बात हो रही है बीजेपी के मुख्यमंत्रियों की। शुभेंदु को बांग्लादेश से धमकी मिल रही है, तो शुभेंदु आज कहां थे? शुभेंदु का काफिला आज राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचा था। लोक भवन पहुंचे थे शुभेंदु। अब देखिए जरा, शुभेंदु ने कौन से बड़े फैसले कर लिए। वो वही फैसले जो योगी आदित्यनाथ ने सत्ता में आने के बाद किए थे। क्या है वो? सबसे पहले देखिए, ये लाउड स्पीकर बंगाल में भी उतरेंगे और आवाज भी धीमी करनी पड़ेगी। जैसे यूपी में लाउड स्पीकर और सड़क पर नमाज को लेकर सख्ती है,
बंगाल के नए सीएम शुभेंदु ने भी ऐसे ही निर्देश दे दिए। कहा धार्मिक आजादी के साथ लोगों की सुविधा शांति अहम है, इसलिए लाउड स्पीकर की आवाज धार्मिक स्थलों से बाहर न जाए। अगर धार्मिक स्थल से तय सीमा से ज्यादा आवाज आती है तो पुलिस को संवेदनशील तरीके से इस मुद्दे को संभालना होगा। बल प्रयोग या टकराव की बजाय बातचीत से मामले को सुलझाएं। तय करें कि किसी प्रार्थना सभा या आयोजन में सड़क जाम ना हो। एक और बड़ी चीज पशु तस्करों पर गाज की तैयारी है। यूपी में पशु तस्करों का ताबड़तोड़ एनकाउंटर और गिरफ्तारी होती है। पश्चिम बंगाल में भी शुभेंदु ने इसी तरह के फरमान जारी किए। कहा मवेशी तस्करों के खिलाफ निगरानी बढ़ेगी और कार्रवाई कड़ी होगी। राज्य में कहीं भी अवैध बूचड़खानों की अनुमति नहीं दी जाएगी। केवल लाइसेंस वाले पशु बाजार ही चलेंगे, बाकी सब बंद किए जाएंगे। 4 साल पहले बंगाल में पशु तस्करी के एक बड़े सिंडिकेट का खुलासा हुआ था। सीबीआई, एनआईए, ईडी जैसी एजेंसियां तस्करी रैकेट की जांच कर रही। शुभेंदु ने मवेशी तस्करी की कमर तोड़ने के लिए सख्त निर्देश दे दिए हैं। हिंसा फैलाने वालों का भी अब हिसाब होगा। आपको बताऊं कि जैसे योगी यूपी में दंगाइयों, उपद्रवियों पर कड़ी कार्रवाई करते हैं, शुभेंदु ने भी बंगाल हिंसा पर जीरो टॉलरेंस का ऑर्डर दे दिया है। कहा है राज्य में हिंसा और दंगा फैलाने वालों पर कड़ा एक्शन होगा। 2021 चुनाव के बाद हुई हिंसा की शिकायतों को फिर से खोला जाएगा। ममता सरकार के दौरान हुई चुनावी हिंसा की फाइलें शुभेंदु अधिकारी खोलने जा रहे हैं। बंगाल में 1300 से ज्यादा हिंसा के मामलों की जांच शुरू होगी, यानी ये जांच के दायरे में है 1300 से ज्यादा जो हिंसा के मामले आए। आइए अब आपको सुनवाऊं, सुनिए जरा शुभेंदु क्या कह रहे हैं इस पर। ये बंगाल में भी एक तुष्टिकरण की सरकार था, तो सरकार ने बीएसएफ को जमीन तक नहीं दिया। देश की सुरक्षा के ऊपर सवाल खड़ा हो गया था। राष्ट्रवाद के लिए, देश के हित के लिए जो काम असम में हुआ है, त्रिपुरा में हुआ है, वो काम बंगाल में पूरा करने का काम बीजेपी सरकार करेगा। हमारे माँ दुर्गा, माँ काली को सम्मान दे, सुरक्षा दे, बच्चों का सम्मान, सुरक्षा हो, हम लोग का प्रायोरिटी यही है। आज 15 साल ममता बनर्जी मैसेज नहीं दिए थे कि महिला के ऊपर अगर अत्याचार होगा तो आपको एक्शन लेना है, ये मैसेज नहीं गया। तो पुलिस सोचा कि वो लोग तो कैडर है, टीएमसी का कैडर, कि कोई भी महिला के ऊपर अत्याचार हो, इन्वेस्टिगेशन बाद में होगा, आगे पहले 0 एफआईआर करना होगा। हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर ने सारी बात क्लियर कर दी प्रेस के सामने। सरकार किस ढंग से काम करेगा, क्या करेगा। जो 6 बड़े कल हम लोग ने डिसीजन लिए हैं, तो हमारी पॉलिसी के अनुसार जो पहले डिक्लेयर किया था उसी को इम्प्लीमेंट कर दिए हैं। अब देखिए जरा, अब तक बंगाल में सीबीआई दाखिल नहीं होती थी, ईडी के ऊपर भी कई बार एक्शन हो चुका है, आपको याद होगा। अब ईडी देखिए, ममता के पूर्व मंत्री को ईडी ने गिरफ्तार किया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं सुजीत बोस की। सुजीत बोस अरेस्ट हुए। दादा किसी बोलবেন दादा। फिर आप देख रहे हैं ममता बनर्जी के करीबी नेता की गिरफ्तारी हुई है। कौन है ये ममता के करीबी नेता जिनको ईडी ने उठा लिया है? देखिए जरा, शुभेंदु के सीएम बनते ही ममता के करीबियों पर एक्शन हो रहा है। ममता के करीबी और पूर्व मंत्री सुजीत बोस गिरफ्तार हो गए। पूर्व मंत्री सुजीत बोस को गिरफ्तार किया ईडी ने। 11 मई को ईडी ने सुजीत बोस से करीब 10.5 घंटे पूछताछ की। दावा है कि इस पूछताछ में वो लगातार अपने बयान बदल रहे थे, जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया। वो ममता के करीबी होने के साथ ही टीएमसी के दिग्गज नेताओं में शामिल हैं। ये विधाननगर क्षेत्र से 3 बार के विधायक और पिछली सरकार में मंत्री रहे। हालांकि इस बार उन्हें बीजेपी प्रत्याशी ने 37,000 वोट से हरा दिया। आरोप है कि बोस ने पैसा लेकर नगर पालिका में लोगों की भर्ती कराई। दमदम नगर पालिका में उन्होंने 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की और इस दौरान वो इसी नगर पालिका में उपाध्यक्ष के पद पर तैनात थे। आरोप है कि इन सिफारिशों के बदले उन्होंने बड़ा आर्थिक लाभ लिया था और ईडी ने अपराध की कमाई के रूप में कई लग्जरी फ्लैट्स की पहचान की है। इसके अलावा ईडी को उनके बैंक खातों में भारी मात्रा में पैसे के सबूत मिले हैं और इस मामले की शुरुआत कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश पर सीबीआई की एफआईआर से हुई। इसके बाद इसी एफआईआर के आधार पर ईडी ने इस मामले की जांच शुरू की है।
अक्टूबर 2025 में बोस के दफ्तर समेत 13 ठिकानों पर रेड की गई थी, जिसमें कई अहम दस्तावेज और 45 लाख रुपए नकद बरामद किए गए थे। सुजीत बोस को इस मामले में ईडी का समन चुनाव प्रचार के बीच मिला था और 1 मई को वो ईडी के सामने पेश हुए और अब 11 दिन बाद गिरफ्तारी की गई है। सुनिए जरा इस पर क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के नेता और तृणमूल कांग्रेस के नेता। ममता बनर्जी का जितना मिनिस्टर है सब चोर है, और ममता बनर्जी कहेंगे हम ऑनेस्ट है, हम सच है, कौन मानेगा? इतना सारे चोर को लेके सरकार चलाया। ये सुजीत बोस जो गिरफ्तार हुआ, दमकल मंत्री, इन्होंने क्या किया था? दमकल मंत्री वो स्नैक्स बार चलाते थे, छोटा, और आज हजार हजार करोड़ रुपया का मालिक। ये लोग मनुष्य है ना अमानुष है? तो कैसा खून चूसने वाला तृणमूल कांग्रेस का नेता है सुजीत बोस। इसीलिए चोरों को गिरफ्तार करना चाहिए, और सुजीत बोस अकेला नहीं है, उसके साथ बड़ा बड़ा हस्ती शामिल है। बीजेपी का 2 भाई ईडी और सीबीआई, ईडी को इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसको देखना पड़ेगा। मैं दुखी हूं कि सुजीत हमारे पार्टी के कलीग है, उसको गिरफ्तार हुआ। अभी तो अदालत में जाने पड़ेगा न्याय के लिए। ईडी सीबीआई के बारे में हमको कुछ बोलना नहीं है। जिसको अरेस्ट होना था वो अरेस्ट हुआ, आत्मपक्ष समर्थन के लिए उसको जो करना है वो करेंगे, हम क्या करेंगे? अब देखिए जरा, शुभेंदु अधिकारी एक्शन में है हर स्तर पर। बंगाल में कभी सीबीआई की एंट्री होती थी तो बवाल हो जाता था, लेकिन अब सीबीआई की एंट्री भी हो रही ईडी के बाद। देखिए तस्वीर देखिए, टीएमसी दफ्तर के ऊपर की जगह पर बम बरामद हुए और हथियार बरामद हुए। साथ ही साथ शुभेंदु के पीए की जो हत्या हुई उस मामले में भी अब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ गया है। अब तक सीआईडी जांच कर रही थी, इस मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और सीआईडी जांच के बाद अब शुभेंदु अधिकारी ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। तो आज देखिए सीबीआई और सीएफएसएल की टीम पहुंची है। नॉर्थ 24 परगना की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई की टीम पहुंची है। ये वो जगह है जहां शुभेंदु के पीए की हत्या की गई थी, उस साइट, क्राइम साइट पर पहुंची है। वो स्पॉट है जहाँ पर काम आता है। अब आइए आपको बताऊं कि आखिर सीबीआई अब जांच करेगी शुभेंदु के पीए के मर्डर की। चंद्रनाथ रथ, सीएम शुभेंदु के पीए मर्डर की अब पूरा इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ने शुरू की है। आज उस जगह भी सीबीआई पहुंची है और साक्ष्य जुटाए। केस अपने हाथ में लेते ही सीबीआई ने 7 अफसरों की खास टीम बना दी है। सीबीआई की खास टीम वारदात की जगह पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। जिस जगह में कभी सीबीआई को एक्शन के लिए इजाजत लेनी पड़ती थी कि बंगाल जाना है, जांच करने पहले इजाजत दे दो, ममता सरकार में सीबीआई अफसरों की गिरफ्तारी और हमले का डर रहता था। 2019 में चिटफंड घोटाले में सीबीआई कोलकाता कमिश्नर से पूछताछ करने पहुंची थी तो कोलकाता पुलिस ने सीबीआई अधिकारियों को हिरासत में ले लिया था, लेकिन सरकार बदलते ही सीबीआई पीए मर्डर केस की तेजी से जांच में जुट गई है। चंद्रनाथ मर्डर केस में बिहार और यूपी से 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 13 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा है। एक आरोपी राज सिंह 2 दिन पहले यूपी के अयोध्या से पकड़ा गया। बलिया के रहने वाले राज सिंह को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। राज सिंह खुद को, यह है वो राज सिंह, खुद को भारतीय क्षत्रिय महासभा का प्रदेश महासचिव बताता था। रसूख दिखाने के लिए ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे नेताओं के साथ फोटो खिंचवाता था, सोशल मीडिया पर डालता था। लेकिन दबंग होने के साथ राज सिंह का बड़ा आपराधिक रिकॉर्ड भी है। 2020 में बलिया में एक अंडा व्यवसायी अजीत गुप्ता की हत्या की थी और इस हत्याकांड के आरोप में राज सिंह फिलहाल जमानत पर था, लेकिन शुभेंदु के पीए मर्डर के बाद उस पर कड़े एक्शन की मांग हो रही है। अंडा व्यवसायी का परिवार राज के फांसी या एनकाउंटर की मांग करने लगा है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं उस शख्स के पिता जिसकी हत्या का आरोप इसी राज सिंह पर है। सुनिए। तो कोई इंसाफ नहीं मिला, केस चल रहा है जिला जज के इजलास में।
न्याय के लिए मुख्यमंत्री जी से प्रधानमंत्री जी से बहुत गुंडा है, बलियागट्टा पर गुंडा है, माफिया है, ऐसे ही काम करता है। वो लूटपाट करके छोड़ के मार के डांग से मार देता है। बहुत कांड किया है। मेरा हमको न्याय चाहिए, उसको फांसी हो जाए चाहे काउंटर हो जाए, यही आप इसे सरकार मुख्यमंत्री जी से प्रधानमंत्री जी से आग्रह है। पूरा इन्वेस्टिगेशन होगा, जो लोग इस जिम्मेदार हैं सबको कानून के शिकंजे में आना पड़ेगा। और इसके पीछे हमारा यकीन है बड़ा हाथ है, और बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी। शुभेंदु अधिकारी के पीए वो बहुत काम दादा के लिए करते थे, और भवानीपुर में भी उसका एक बड़ा योगदान था चुनाव में। दोहराइए। बंगाल और शपथ के बाद आपको लिए चलता हूं आज की एक और बड़ी खबर पे। एक और बड़ी खबर, पूरा देश सोच रहा है क्या लॉकडाउन लगने वाला है, क्या एनर्जी लॉकडाउन लग रहा है। हर तरह की अफवाह है। सोना और तेल संकट करेंगे फेल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 2 बार 2 दिन तक एक ही अपील दोहराई, जिसके बाद चारों तरफ कयास और अटकलों का बाजार गर्म हो गया कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे। कारपूल करने का प्रयास। अब देखिए जरा प्रधानमंत्री की अपील, और सबसे पहले शुरुआत मंत्री जी से। मेट्रो में यात्रा करते हुए रामदास अठावले साहब नजर आ रहे हैं। पीएम ने कहा मेट्रो से चले, मंत्री जी ने फॉलो करना शुरू कर दिया। देख रहे हैं आप रामदास अठावले को जो मेट्रो से सफर कर रहे हैं। अकेले वो नहीं है। अगली तस्वीर देखिए, जज साहब की तस्वीर आई। हाईकोर्ट के जस्टिस डीडी बंसल वो साइकिल पर निकल गए पीएम मोदी की अपील को मानते हुए। तो अकेले जज साहब नहीं गए साइकिल से, और भी नेता मंत्री हैं जिन्होंने मेट्रो पकड़ ली आज सुबह की। देखिए जरा पीएम मोदी के बयान के साथ। दिल्ली के मंत्री आशीष सूद को आप देख रहे हैं, वो भी मेट्रो से सफर कर रहे थे। देखिए मेट्रो ई रिक्शा में आशीष सूद है। और इससे यह संकेत जाता है समर्थकों में, लोगों में, कि नेता मंत्री जब मेट्रो और ई रिक्शा और साइकिल पर चल सकते हैं तो आम आदमी क्यों नहीं चल सकता। एक और तस्वीर देखिए, बाइक पर केंद्रीय मंत्री संजय सेठ नजर आ रहे हैं समर्थकों के साथ। पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। जब तक हालात सामान्य न हो हम सोने की खरीद को टालें, गोल्ड की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री देशवासियों से अपील कर रहे हैं, तेल बचाने की अपील, 1 साल तक सोना न खरीदने की अपील, ताकि देश का विदेशी पैसा बचे, ताकि रुपया मजबूत हो। लेकिन विपक्ष को उस अपील में संकट की सुनामी नजर आ रही है, लॉकडाउन की आहट सुनाई दे रही है। ये पैनिक तो है ही, लॉकडाउन की चर्चा तो चल रही है, लेकिन दूसरी बात ये सरासर दिखाता है कि ये सरकार, केंद्र की एनडीए की सरकार फेलियर है। प्रधानमंत्री की अपील में विपक्ष ने लॉकडाउन देखा तो लोगों में डर बढ़ा। तब सरकार ने सफाई दी, कहा देश में तेल और गैस की कमी नहीं, लेकिन लोगों को सावधान रहना होगा, क्योंकि जंग की वजह से कच्चा तेल महंगा हो रहा है, जिससे तेल कंपनियों को हर रोज 1000 करोड़ का घाटा हो रहा है। यदि आप आर्थिक स्थिति को देखें तो आपको पता चलेगा कि तेल कंपनियां हर दिन 1000 करोड़ रुपए के नुकसान झेल रही हैं। अंडर रिकवरी 1.98 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने जा रही है, यानी लगभग 2 लाख करोड़ रुपए। हालात कुछ भी हो, न घबराने की जरूरत है, न ही डरने की जरूरत है, तो बस प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर ध्यान देने की। अब सोचिए जरा, खुद मंत्री जी कह रहे हैं 1000 करोड़ रुपए का रोज नुकसान तेल कंपनियां झेल रही हैं, तो आखिर पीएम मोदी जो कह रहे हैं उसके मायने क्या है। देखिए,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है, वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दें, स्कूल ऑनलाइन क्लास चालू करें। इसके मायने यह कि रोज दफ्तर आने जाने की जरूरत नहीं होगी और स्कूल ऑनलाइन होगा तो स्कूली गाड़ियां बंद हो जाएंगी, बसेस नहीं चलेंगी। इससे पेट्रोल और डीजल की खपत कम होती है। भारत हर साल 15 लाख करोड़ का तेल खरीदता है। आयात होने वाले तेल की कीमत डॉलर में चुकाई जाती है। तेल की जितनी ज्यादा खरीद उतनी ज्यादा डॉलर की मांग, और जितनी ज्यादा डॉलर की मांग उतनी ज्यादा कीमत। युद्ध के बाद से भारत की बाहरी अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव है। युद्ध शुरू होने के 2 महीने में ही भारत की विदेशी मुद्रा भंडार घटी है और 38 बिलियन डॉलर गिरकर 691 बिलियन डॉलर पर पहुंच गई। फिलहाल कच्चे तेल की कीमतें 100 से 105 डॉलर प्रति बैरल बनी हुई है, जिससे भारत का आयात बिल बढ़ रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है। अगर तेल की खपत कम होती है तो विदेशी मुद्रा भंडार बना रहेगा और बढ़ेगा, साथ ही युद्ध से पैदा हुए ऊर्जा संकट से निपटने में भी मदद मिलेगी। दूसरी अपील पीएम मोदी की है, 1 साल तक सोना खरीदने से बचें। इसके पीछे वजह और इसके मायने हैं, भारत ज्यादातर सोना आयात करता है, यानी विदेश से मंगाता है। हर साल 7 लाख करोड़ सोना खरीदता है। सरकार यह कीमत डॉलर में चुकाती है क्योंकि विदेश से मंगा रहे हैं। अगर सोने की खपत में गिरावट आ जाए तो सोना खरीदना नहीं पड़ेगा, डॉलर में खरीदना नहीं पड़ेगा, तो विदेशी मुद्रा जो भारत के पास डॉलर के रूप में है वो बची रहेगी, रिजर्व रहेगी। अगर सोने का निर्यात 50% घट जाता है तो सोचिए करीब 30 अरब डॉलर की बचत हो जाएगी। विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगी तो रुपया अपने आप मजबूत हो जाएगा। यह सीधा फॉर्मूला है। सुनिए जरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही अपील बार बार देशवासियों को कर रहे हैं। वो एकदम से नहीं कह रहे हैं कि हर एक शख्स गाड़ी खड़ी कर दे, हर एक शख्स ऑफिस जाना बंद कर दे, हर बच्चा स्कूल जाना बंद कर दे, लेकिन कमी अगर की जा सकती है जितना मुमकिन है वो करनी चाहिए। सुनिए। युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में पेट्रोल, डीजल, गैस और फर्टिलाइजर के दाम बहुत अधिक बढ़ चुके हैं, आसमान को भी पार कर गए हैं। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, कार पूल करने का प्रयास करें। अगर हम थोड़ा संयम बरतें, तेल की खपत कम करें, खाने के तेल की, तो इससे देश और हमारी सेहत दोनों को लाभ होगा। सोने की आयात पर भी देश का बहुत बड़ा पैसा विदेश जाता है। मैं आप सबसे, देशवासियों से आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो हम सोने की खरीद को टालें, गोल्ड की जरूरत नहीं है। अब देखिए, प्रधानमंत्री बार बार अपील कर रहे हैं और सियासतदान हमलावर हैं पीएम मोदी पर। क्या कह रहे हैं वरिष्ठ नेता शरद पवार? देखिए जरा। शरद पवार कह रहे हैं आगे क्या कदम उठाए जाएं इस पर चर्चा हो, सरकार को सभी पक्षों से बात करनी चाहिए, पीएम अपनी अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक बुलाएं। संजय सेठ केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। पीएम मोदी ने देशहित में अपील की है। देश में फिलहाल तेल की कोई कमी नहीं है, लेकिन तेल बचाकर हम हजारों करोड़ बचा सकते हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं ये अपील नहीं है, अपने पतन का ऐलान है। आप संकट की बात करते हैं जबकि स्वयं भाजपा ही संकट है। अर्थव्यवस्था का ढिंडोरा पीटते थे, अब अर्थव्यवस्था क्यों लड़खड़ाई है? यूपी के मंत्री दानिश अंसारी कह रहे हैं विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है। पीएम मोदी ने जो भी अपील की है वो देशहित के लिए है, देशहित की बातों का विरोध करना ही विपक्ष का एजेंडा है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं पीएम को अर्थव्यवस्था की स्थिति पर साफ जानकारी देनी चाहिए। युद्ध का असर पूरी दुनिया पर है, फिर भारत में ऐसी अपील क्यों की जा रही? सिर्फ मिडिल क्लास पर बोझ क्यों? सरकार पहले खुद त्याग क्यों नहीं करती है? राज ठाकरे कह रहे हैं जब नेता खुद करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं तो आम जनता से कम खर्च करने को क्यों कहा जा रहा है? कच्चे तेल की कीमत पहले भी 90 से 100 डॉलर तक पहुंची है, लेकिन पहले की सरकारों ने इसका बोझ सीधे जनता पर नहीं डाला है। शहनवाज हुसैन कह रहे हैं पीएम की अपील पर देश उनके साथ चल पड़ा है।
सड़कों पर गाड़ियां कम हैं, लोग तेल बचा रहे हैं। अब सोने की दुकानों पर भी भीड़ खत्म हो गई है। विपक्षी दलों को ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए। सुनिए जरा अब सियासतदानों को। उन्होंने जो भी सूचनाएं रखी है कि मीटिंग बुलाओ, सबको बोलो क्या हो रहा है, क्या कमी है, क्या ज्यादा है, तो उनकी वो सूचना है और उसका जो विचार विमर्श जो है तो दिल्ली में जो है सब बैठे हुए सरकार करेंगे। हम सब की जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सब भी डीजल पेट्रोल कैसे बचाएं, जो देश का बचना है। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से ऊपर उठकर देश की राजनीति, देश हित में निर्णय। ये अपील नहीं है, ये पतन का अपना ऐलान किया है। तो संकट बता रहे हैं, संकट तो बीजेपी खुद है। सत्ता में कौन लोग हैं? बीजेपी खुद है। जो लोग अपनी अर्थव्यवस्था का दावा करते थे कि हम दुनिया में ये अर्थव्यवस्था बनी, तो आज अर्थव्यवस्था क्यों गड़बड़ा है? यकीनी तौर पे भारत को सशक्त और क्षमतावान बनाना ये प्रधानमंत्री मोदी जी की प्राथमिकता है और जो देश के संसाधन है उनका सदुपयोग देश के विकास के लिए, इस सोच के साथ उन्होंने देशवासियों से अपील की। लालू शास्त्री जी ने भी देश के लोगों से अपील की थी, इंदिरा गांधी जी ने भी एक समय सोना ना खरीदने की अपील की थी, अलग अलग अपीलें की थी अलग अलग प्रधान। इतनी कठोर अपील, इतनी सारी साथ, इतने बड़े कदम आज तक कभी किसी ने नहीं लिया। पूरा देश इस वक्त सदमे में है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अपील पर देश उनके साथ चल पड़ा है। रोड पे गाड़ियां कम हो गई हैं, लोगों ने पेट्रोल डीजल बचाना शुरू कर दिया है, कार पूलिंग शुरू हो गई है और पूरी तरह से सोने की दुकान पर भी भीड़ खत्म हो गई। अपनी नाकामियों को स्वीकारो और उसके बाद फिर उन्हें दूर करने की कोशिश करो। नए नए बातें, नई नई तरीके करते रहते हैं। एक तरफ आप त्याग की बात कर रहे हो, वो आप उस इवेंट के ऊपर 2 लाख लीटर तेल खर्च हुआ है, 2 लाख लीटर तेल खर्च हुआ एक आपके इवेंट के ऊपर। जब दुनिया की अर्थव्यवस्था पर संकट है तो भारत उसका शिकार होगा, तो स्वाभाविक रूप से हमारी परेशानी है। सोना की खरीदारी आप कम करें, यह भी उन्होंने अनुरोध किया है। तो अब सवाल यह है, पीएम मोदी जो अपील कर रहे हैं, क्या एलपीजी और गैस सिलेंडर और पेट्रोल की किसी तरह की कोई किल्लत है, या वो सिर्फ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि रुपया मजबूत हो? हालत यह, पिछले दिनों आपको याद होगा युद्ध के दौरान इस तरह की अफवाह चली कि एलपीजी नहीं है तो एलपीजी सिलेंडर की लाइन लग गई, तेल खत्म हो जाएगा तो तेल की लाइन लग गई। तो आपको बताऊं सच क्या है, देश में कितना तेल और कितनी गैस है, डरने और घबराने की जरूरत है या फिर नहीं? पीएम मोदी 2 दिनों से तेल बचाने की अपील कर रहे हैं। ऐसे में विपक्षी पार्टियां देश में ईंधन संकट के दावे कर रही, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है फिलहाल ईंधन का कोई संकट नहीं। भारत के पास 60 दिन का कच्चा तेल और गैस का स्टॉक है, जबकि एलपीजी का मौजूदा स्टॉक 45 दिनों के लिए पर्याप्त है। लोगों को घबराने, पेट्रोल पंपों पर भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है। भारत में रोज करीब 50 लाख बैरल कच्चे तेल की खपत होती है और इसे पहले करीब 3,141 करोड़ रुपए खर्च करके खरीदा जाता था, जो अब 4,760 करोड़ रुपया हो गया, यानी रोज 1,619 करोड़ ज्यादा है। जंग की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है और तेल कंपनियां रोज करीब 1,000 करोड़ का नुकसान उठा रही हैं। और इसके बावजूद देश के विदेशी मुद्रा भंडार की भी हालत मजबूत है। फिलहाल देश में करीब 703 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार मौजूद है। सुनिए जरा खुद मंत्री हरदीप पुरी, पेट्रोलियम मंत्री, क्या कहना सुनिए। आज देश के पास कच्चे तेल, एलएनजी और एलपीजी का पर्याप्त से भी ज्यादा भंडार है। जब ये संकट शुरू हुआ था तब कुछ चिंताएं थी, लेकिन हमने इस चुनौती को अवसर में बदल दिया। हमने एलपीजी के घरेलू उत्पादन को बढ़ाया है, जो पहले 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन था। अब हमने इसे बढ़ाकर 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन कर दिया है। आपने देखा होगा कि कहीं भी कोई कमी नहीं है। पिछले 4 वर्षों में कीमतों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। तेल खरीदने की जो हमारी नीति है, जो हमारा दृष्टिकोण है, वही है जो पहले था। हम लोगों ने पहले भी कहा है, मैं इस बात को फिर से दोहराऊंगा, हालांकि दोहराने की जरूरत नहीं है, कि जो भी हमारी नीति है, जो भी हमारा दृष्टिकोण है, वो हमारे भारतीय 140 करोड़ भारतीयों के हित को लेके है। और उसके साथ साथ तेल हम
बाजार में क्या स्थिति है इसको देखते हुए और वैश्विक क्या स्थिति है इसको देख के अपना निर्णय लेते हैं, उसमें कोई बदलाव। अब बड़ी बात यह, कल प्रधानमंत्री ने अपील की तो सोना के भाव गिर गए, आज सोना फिर चढ़ गया है। देखिए अब मैं आपको दिखाऊं, सोना और चांदी की चमक बरकरार है। सोना 24 कैरेट प्रति 10 ग्राम, कल देखिए क्या था 1,50,362, आज बढ़ गया, आज हो गया 1,51,954, 1592 रुपए बढ़ गया सोना। अब देखिए चांदी, चांदी प्रति किलो कल थी 2,56,200 और आज हो गई है 2,67,820, 11,620 बढ़ गई चांदी। अब सोना देखिए 31 दिसंबर को क्या था, यानी साल के अंत 2025 के आखिरी दिन था, 1,33,010 ग्राम सोना था। 12 मई 1,52,000, इस साल बढ़त है 18,755 की। चांदी देखिए 31 दिसंबर को था 2,30,000, 12 मई को 2,68,000 और इस साल बढ़त है 37,400 की। ऑल टाइम हाई सोना 29 जनवरी को था 1,76,000 प्रति 10 ग्राम में और चांदी ऑल टाइम हाई यानी सबसे ज्यादा जो दाम थे 29 जनवरी को 3,86,000 प्रति किलो। अब सुनिए जरा, एक चिंता व्यापारियों को है कि उनका क्या होगा, वो क्या कह रहे हैं। जेवर तो हमारी सांस्कृतिक परंपरा है और उन्होंने स्पेशली जेवर के लिए भी ये बात कही है। हमारा सराफा व्यापार जो थोड़ा सा आहत हुआ है वो ज्वेलरी के लिए आहत हुआ है। हम लोग दुकानदार आदमी हैं, हमारा व्यापार प्रभावित हो जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे। इनके इतने फॉलोअर हैं, कम से कम 25% भी फॉलो के तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। ये तो हमारा व्यापार जो है पहले से ही 15-20% रह गया, अगर वो भी रह गया तो बिल्कुल हमारा व्यापार ही खत्म हो जाएगा। कारीगर बेरोजगार, कितनी बेरोजगारी बढ़ जाएगी, कितना करप्शन बढ़ जाएगा। उसके साथ साथ देश का जो जीपीटी ग्रोथ के अंदर में ज्वेलरी इंडस्ट्रीज है वो 7% हिस्सेदारी रखती है, उसका कितना बड़ा इफेक्ट आएगा। देश में अगर फॉरेक्स रिजर्व की कमी होगी तो हमारी सरकार को सोना या तो गिरवी रखना पड़ेगा या उसको बेचना पड़ेगा। सोना लेके अपनी तिजोरी में ना रखें तो ये एक देश की भलाई के लिए वो बोल रहे हैं। ये सिचुएशन ऐसी है जैसे हम सुबह उठते हैं तो हमें अलार्म की जरूरत होती है, ऐसे ही आम आदमी को देश के बारे में कुछ नहीं पता है, तो वो मोदी जी जब किसी चीज़ का अलार्म बजाते हैं तो पब्लिक सतर्क हो जाती है, तो उनको सतर्क हो जाना चाहिए। अगर मोदी जी कह रहे हैं तो बहुत अच्छी सोच है। इसमें क्या है कि हर मेंबर को फ़ायदा है कि देश सही चलेगा तो हर इंसान को फ़ायदा है। गोल्ड और सिल्वर तो ऐसा है ना जो कि हमको खरीदना ही पड़ेगा। छोटे छोटे फंक्शन होते हैं, हमारे घर में शादियाँ होती हैं, तो बिना इसके तो हम कर ही नहीं सकते। गरीब वर्ग तो पूरा डिपेंडेंट है, हर आदमी अपनी आजीविका चलाने के लिए कोई ना कोई व्यापार कर रहा है, कोई ना कोई साधन अपनाए हुए है। और आइए अब आपको दिलचस्प बात बताता हूं, सोने को लेकर इतना हल्ला हंगामा हो रहा है। भारत 90% सोना दूसरे देशों से खरीदता है। दूसरे देश वो कौन कौन से देश हैं जहां से भारत सोना खरीदता है? क्योंकि भारत को लगभग 700 से 800 टन सोना हर साल जरूरत होती है और भारत में उत्पादन होता है 1 से 2 टन। इसलिए भारत सोने का बड़ा हिस्सा विदेशों से खरीदता है। कहां कहां से आता है सोना, बहुत कम लोग जानते हैं। देखिए जरा आपको बताता हूं सोना भारत कहां से खरीदता है। सबसे पहले देखिए, स्विट्जरलैंड से करीब 40% सोना भारत खरीदता है। दुनिया की सबसे बेहतरीन गोल्ड रिफाइनरियां यहीं स्विट्जरलैंड में। दुनिया के 70% सोने की रिफाइनिंग यहीं होती है स्विट्जरलैंड में। उनसे सबसे अच्छी क्वालिटी का सोना निकलता है। यहां दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड रिफाइनिंग सेंटर है और यह देश सोने का सबसे बड़ा ट्रांजिट हब भी है, यहीं से सोना गुजरता है। संयुक्त अरब अमीरात, यहां से भारत 16% सोना खरीदता है। यूएई का गोल्ड बाजार बहुत संगठित है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। दुबई दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड मार्केट में से एक है। सख्ती की वजह से सोना बहुत शुद्ध और प्रमाणित मिलता है। यहां पर आभूषणों की मेकिंग चार्ज पर अच्छा मोलभाव की जा सकती है और भारत को वहां से सोना लाने में कम टैक्स देना पड़ता है। तीसरा देश दक्षिण अफ्रीका, यहां से भारत 10% सोना लेता है। दुनिया में सोने के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है दक्षिण अफ्रीका। वहां से उच्च गुणवत्ता वाला सोना मिलता है और यहां दुनिया के करीब 40% सोने का उत्पादन होता है। जोहानिसबर्ग के पास स्थित विट वाटर सैंड सबसे समृद्ध स्वर्ण भंडार है। भारत के साथ सोने की आयात को बढ़ावा देने वाला समझौता है दक्षिण अफ्रीका के साथ। आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। सोने के बाद अब आपको लिए चलता हूं एक ऐसी खबर जिसने
छात्रों को झकझोर दिया है, अभिभावकों को झकझोर दिया है। पेपर लीक का मास्टरमाइंड कौन? फिर एक बार पेपर लीक हो गया नीट का, और उसके बाद छात्रों का प्रदर्शन सड़कों पर। यह तस्वीर देखिए जरा, पूरे देश से ऐसी तस्वीर आई। नीट परीक्षा पेपर लीक पर बवाल हुआ। अब देखिए दिल्ली, वो तिरुवनंतपुरम की तस्वीर थी। दिल्ली में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है, कांग्रेस की स्टूडेंट विंग। यहाँ पे 1263 लागू हो रहा है, आपको चोट लग सकती है और यहाँ पर धरना प्रदर्शन करना अलाउड नहीं है। उसके बाद देखिए दिल्ली से आपको भोपाल लिए चलता हूं। देश के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन हो रहा था। भोपाल की तस्वीरें आप देख रहे हैं, सड़कों पर पुतला जलाया गया। अब आइए आपको बताऊं कि परीक्षा आखिर क्यों रद्द हुई, क्या हुआ इसमें। दरअसल देश की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा है नीट, जिसे रद्द कर दिया गया। पेपर लीक के आरोपों के बाद यह परीक्षा रद्द करनी पड़ी। 3 मई को देश भर में नीट परीक्षा आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में देश भर के करीब 23 लाख छात्र शामिल हुए थे। नीट का पूरा नाम है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए यह परीक्षा होती है। जिन्हें डॉक्टर बनना है वो नीट देते हैं। परीक्षा पास करने वाले प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर बनते हैं। यह परीक्षा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसे एनटीए कहते हैं, वो करवाती है एजेंसी। एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष जैसे कोर्स में छात्रों को दाखिला मिलता है। परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की गई थी। राजस्थान में हाथ से लिखे गेस पेपर मिलने का दावा किया गया और जिसके सवाल परीक्षा में आए सवाल से मैच हो रहे थे। 10 मई को राजस्थान एसओजी ने एक साथ कई जगहों पर छापेमारी की और इसमें 13 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। आरोपी के मोबाइल मैसेज में फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स दिखा रहा है, मतलब इस लीक सवाल को कई लोगों को भेजा गया था। गेस पेपर में 720 से 600 नंबर के सवाल कॉमन थे। यह परीक्षा 2 दिन पहले ही सीकर में छात्रों के पास हुई और परीक्षा से 2 दिन पहले 5-5 लाख रुपए में पेपर बिकने का दावा किया गया। परीक्षा से एक रात पहले 30-30 हजार रुपए में पेपर बेचे गए हैं। दावा यह है केरलम के एक छात्र से होते हुए यह कई छात्रों तक पहुंच गया और इतनी बड़ी संख्या में सवालों के लीक होने से परीक्षा प्रक्रिया पर सवाल उठे। जांच के बाद नीट परीक्षा को रद्द करने का फैसला किया गया। सीबीआई को पेपर लीक की गुत्थी सुलझाने के निर्देश दिए गए हैं। सीबीआई ने मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सुनिए जरा, अब जो विभाग इस परीक्षा को करवाता है नीट को, उसके डीजी क्या कह रहे हैं वो सुनिए। कुछ प्रश्न उसमें से मैच कर रहे थे जो हमारे प्रश्न पत्र थे, और जो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन था उसमें भी यह प्राप्त हुआ कि 2 तारीख को और 1 तारीख को कुछ लोगों के फोन पे वो पीडीएफ मौजूद था। जब इसकी पुष्टि हुई तो हमने ये समझा कि अगर इस तरह का एक भी वायलेशन होता है तो वह हमारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के खिलाफ है। हमने यह कड़ा निर्णय लिया कि हम यह संदेश दे सकें हर उस क्रिमिनल को, हर उस स्कैमस्टर्स को, हर उस फ्रॉडिये को कि अगर आप इस तरह के काम करेंगे तो उसको एनटीए सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है। अब देखिए जरा, प्राइवेट माफिया ग्रुप एक्टिव हो गए, जिन ग्रुप्स पर पेपर बढ़ाया गया आगे। ये देख रहे हैं मोबाइल पर एक ग्रुप है जिस पर पूरा पेपर आया हुआ है, लिखा हुआ प्राइवेट माफिया, और नीट का पूरा पेपर इस पर मौजूद है। अब देखिए पेपर कहां से कहां लीक हुआ, मैप के जरिए मैं आपको बताऊं। दावा यह है, ये भारत का नक्शा है। दावा है महाराष्ट्र के नासिक, नासिक से गुरुग्राम, गुरुग्राम से सीकर, जयपुर, चुरू राजस्थान, नागौर और झुंझुनू, उसके बाद नालंदा,
और मुजफ्फरपुर, देहरादून उत्तराखंड के और जम्मू कश्मीर, केरलम, ये राज्य हैं जिस तरह से पेपर लीक हुआ। ये पूरा नेटवर्क है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं वो शिक्षक जो तैयारियां करवाते हैं छात्रों को और नीट के लिए तैयारियां करवाते हैं, सालों मेहनत करते हैं, उनका क्या कहना है। प्रधानमंत्री से हम यही अपील करेंगे कि इसमें खुद पीएमओ इन्वॉल्व होकर सुप्रीम कोर्ट की मदद करें और जो जांच हो रही है हर हफ्ते उसकी प्रोग्रेस, जो चीजें कॉन्फिडेंशियल है उसे छुपा के रखी जाए, ताकि बच्चों का भरोसा जीतना बहुत जरूरी है। हम लोग बच्चों के बीच में रहते हैं। देखिए, जब कोई मीडिया जाए या कोई एजेंसी जाती है तो बच्चे फॉर्मली रूप से जवाब देते हैं, थोड़ा सोच समझ। हम लोग से बच्चे अपने दिल की बात बोलते हैं, तो उनका जो हौसला टूटा है ना, उसकी भरपाई करने में 10 साल निकल जाएंगे। फर्स्ट किट होना चाहिए था सरकार द्वारा, वो बिल्कुल सही लिया गया है। ये सच है कि बहुत फास्ट डिसीजन लिया गया है कि नीट दोबारा होना चाहिए। अब जो बच्चे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि इस अपनी घटना जो हो चुकी है उसके लिए अब पैनिक ना हो। पेरेंट्स से भी कहना चाहता हूं बिल्कुल पैनिक ना हो, अपने माइंड को काम एंड कंपोज रखें। अगले एग्जामिनेशन में वो जीतेगा जो वास्तविकता में अपनी मनस्थिति को सही रखेगा। सारे बच्चों की गलती नहीं थी, बाकी बच्चों ने भी सिंसियरिटी से, ऑनेस्टी से पेपर दिया, मेहनत करी। हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं, बट स्टिल ऐसी चीज़ हो रही है तो एक्शन उन लोगों पे लेना चाहिए जिनकी गलती है, ना कि बाकी बच्चों पे। ये सब बहुत अनफेयर हो रहा है हमारे साथ। तो बिना हार्ड वर्क के उनको मिल जा रहा है और हम लोगों की मेहनत तो ऐसे ही चली गई। फिर से पढ़ाई करनी पड़ेगी। हम लोग अभी फिर से रिलैक्स कर रहे थे तो 10 दिन में फिर से रीनीट हो गया। सोचा था एकदम परफेक्ट ड्रीम कॉलेज मिल जाएगा मेरे को, पर अब तो बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है सर, बहुत डर लग रहा है। 304 करोड़ रुपए इनके पास जमा होते हैं, फिर ये उस 304 करोड़ में से क्या ये उस पेपर की हिफाजत नहीं कर सकते? हम देख रहे हैं कि जिनके पास पैसे हैं वो पेपर लीक हो रहा है, उनके पास पेपर मिल रहे हैं, उनको ऐसे ही मिल रहे हैं, तो मेहनत करने वाला बच्चा तो पीछे ही रह रहा है। अगर हम इतना मेहनत करेंगे और अगर ऐसा हो जाएगा तो कितना बुरा लगेगा। बहुत बच्चे जो ऐसे होंगे कि जो मेंटली हेल्थ हो जाएंगे और वो लोग सुसाइड करने पे आ जाएंगे। तो पेरेंट्स वगैरह हमारे पे इमोशंस करते हैं एंड टीचर्स की भी मेहनत का वेस्ट ही है। एंड सर इस बार तो जबकि एनटीए ने फुल ट्वीट किया था कि मतलब ये सिस्टम वर्सेस यू होगा, बट स्टिल एनटीए वाज नॉट लाइक ट्रस्टेबल। हमारे अंदर जो उस टाइम जोश था वो अब वापस नहीं आ पाएगा। हमारे मन में स्ट्रेस वगैरह सब चीज़ें हैं, तो अगली बार जब पेपर वापस होगा तो हम उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे ऑब्वियसली। इसे बहुत डिसअपॉइंटिंग देखती हूँ और साथ ही साथ ऐसा भी देखती हूँ कि मेरे लिए भी मुझे भी बहुत इस चीज़ का डर है, बिकॉज एक ट्रस्ट लेवल मेंटेन नहीं रखता है एनटीए, बिकॉज अब नेक्स्ट ईयर क्या होगा हमें नहीं पता। ऑनलाइन बना दें पेपर या तो हमें ये बस किसी एक तरीके से विश्वास दिलाएं कि जब हम नीट का पेपर देंगे तब ये लीक नहीं होगा। अब देखिए जरा, बड़ी बात यह है कि अब गिरफ्तारियां हो गई। इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तस्वीर आप देख रहे हैं, शुभम की गिरफ्तारी हुई है, और दूसरे आरोपी को आप देख रहे हैं जिसे जयपुर से गिरफ्तार किया गया है। अब आपको बताऊं कि देखिए जरा कि कैसे गिरफ्तारियां हुई हैं और कैसे ये लोग पकड़े गए। 1 मई को केरलम के छात्र ने नीट परीक्षा के सवाल भेजे। एमबीबीएस कर रहे इस छात्र ने सीकर में अपने दोस्त को सवाल भेजा। सीकर के एक पीजी चलाने वाले तक नीट के सवाल पहुंच गए। उसने अपने यहां रहने वाले छात्रों को यह सवाल दे दिए और इसके बाद 150 सवालों की लिस्ट छात्रों के बीच बांट दी गई। 3 मई को परीक्षा के बाद एनटीए को इसकी शिकायत की गई। दावा किया गया कि परीक्षा से पहले क्वेश्चन बैंक सामने आया था। इसमें परीक्षा में पूछे गए सवाल काफी संख्या में मिलते जुलते थे और से सवालों की लिस्ट हजारों छात्रों में बंट गई थी। 7 मई को परीक्षा का आंसर की सामने आई और इसके बाद परीक्षा से जुड़ी चर्चा ऑनलाइन सामने आई। छात्रों और कोचिंग सेंटर्स में भी सवालों की इस लिस्ट पर चर्चा हुई। इसी दिन एनटीए ने परीक्षा में गड़बड़ी के इनपुट मिलने का दावा किया और राजस्थान और उत्तराखंड से जुड़ा मामला तब इसे बताया गया। 8 मई को एनटीए ने केंद्रीय जांच एजेंसी को इसकी जांच दी और इसके बाद राजस्थान पुलिस के एसओजी ने जांच की कमान संभाली है। 12 मई को सीकर और उसके आसपास के इलाके में 13 लोगों को पकड़ा गया। उनके नंबर खंगालने से नीट परीक्षा में पेपर लीक की बात साबित हुई। पहली डिजिटल कॉपी नासिक के गुप्त ठिकाने से बनाने का दावा है और जिसे बाद में बाकी राज्यों के सॉल्वर गिरोह को भेज दिया गया। बिहार में नीट परीक्षा में सॉल्वर गैंग एक्टिव थी। 60 लाख रुपए में एक सीट की डील हुई थी। परीक्षा से ठीक पहले पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा किया था और इसका मास्टरमाइंड एक एमबीबीएस स्टूडेंट था।
नालंदा पुलिस ने गिरोह के 7 लोगों को गिरफ्तार किया था। सुनिए जरा नासिक पुलिस क्या कह रही है। आज सवेरे राजस्थान पुलिस से एक रिक्वेस्ट आई थी। नीट परीक्षा मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लेने के लिए रिक्वेस्ट की गई थी। अकॉर्डिंगली नासिक पुलिस क्राइम ब्रांच यूनिट 2 ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। ये जो व्यक्ति था इसने पूरे इसके बाल कटवा दिए थे, इसलिए इसको पहचानने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस और जो सूझबूझ को सामने रखते हुए लोगों ने क्राइम ब्रांच यूनिट 2 की टीम ने उसे हिरासत में लिया। इतना बड़ा डिसेंट्रलाइजेशन है, पान इंडिया में एग्जाम लेनी ही पड़ती है, 22 लाख विद्यार्थी अपियर होते हैं और 551 से ज़्यादा शहरों में एग्ज़ाम ली जाती है और मोर देन 1000 सेंटर्स होते हैं, तो लीक होने का चांसेस आर मोर। गवर्नमेंट सिर्फ एजेंसी को देके छूट जाए तो नहीं होगा, गवर्नमेंट को भी ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा, उनकी आंखें रखनी पड़ेगी। गवर्नमेंट उनके पे नज़र रखेगी तो दोबारा ऐसी घटना नहीं बनेगी। और उस बीच देखिए एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें प्रधानमंत्री की अपील पर सीएम योगी ने बड़ा फैसला कर लिया है। सीएम और मंत्रियों के काफिले में कटौती हो गई है। फ्लीट 50% घटाने का सीएम निर्देश दे दिया है। वर्क फ्रॉम होम पर सीएम का जोर है। वर्चुअल मीटिंग्स पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फोकस है। ईंधन बचाएं, फिजूल खर्च रोकें। योगी बोले अभी सोना खरीद से बचें। योगी ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाने की अपील की है। सीएम बोले खर्च कम और संसाधन बचाएं। ईंधन खपत घटाने का सीएम योगी की अपील है। तो सीएम योगी अपील कर रहे हैं लोगों से, जो प्रधानमंत्री अपील करते रहे। उन्होंने अपने मंत्रियों से भी कहा है कि कैसे अपने काफिले को छोटा करें। आइए बारी है लाइफ का फंडा की। जिंदगी में सहनशीलता और धैर्य को सबसे बड़ी ताकत माना जाता है, लेकिन कब यह ताकत भी आपकी कमजोरी बन जाती है। आचार्य चाणक्य ने इसे लेकर बहुत अहम फंडा दिया है। आचार्य चाणक्य ने कहा है, धैर्यस्य सीमा संति यदि अतिक्रमति तरहि कायरता उच्यते। मतलब धैर्य की भी अपनी सीमाएं हैं। अगर ये जरूरत से ज्यादा हो जाएं तो लोग कायरता समझने लगते हैं। जैसे खुद के या किसी के साथ अन्याय होता देखने पर भी शांति के नाम पर चुप रहेंगे तो वो कायरता होगी। इसी तरह कोई बार बार आपका अपमान करे और आप विवाद से बचने के नाम पर सहन करते रहें तो ये अपमान और अत्याचार को बढ़ावा देने जैसा होगा। जैसे महाभारत में भगवान कृष्ण ने शिशुपाल की 99 गालियां सहन की थी, लेकिन सभी गाली के बाद धैर्य नहीं एक्शन दिखाया और सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया था। अहम मौकों पर आलस या डर की वजह से चुप रहना धैर्य नहीं, मूर्खता है। जैसे आप किसी इमरजेंसी में फंस जाएं और मदद मांगने के बजाय चुप रहेंगे तो आपका ही नुकसान होगा। इस तरह आचार्य चाणक्य ने अहम फंडा दिया, जब धैर्य के पीछे रणनीति ना होकर कोई डर या अत्याचार सहना हो तो वो धैर्य कायरता होती है। इसलिए धैर्य भी एक सीमा तक ही रखना चाहिए। तो जहां से जो अच्छा हासिल हो उसे अपनाएं। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। शादी का किचन मैं के जहां गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा। Where the software engineer with a big idea meets the smart market analyst, meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। आर प्योर
और शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। टेबल को ऊपर से जब भी खाते हैं दबा के खाते, ये भाई साहब सब पचा देते। पर दिक्कत तो उन्हें आती है जो टेबल के नीचे से खा। मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ